वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 साइंस का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 3.2.4 परमानेंट टिश्यूज। अब ये परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से कैसे डिफरेंट होते हैं। देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये सेल के डिवीजन के थ्रू ग्रोथ कराते हैं। जो परमानेंट टिश्यूज हैं इनका काम ग्रोथ कराना नहीं बल्कि स्पेसिफिक फंक्शन है जो ये परफॉर्म करते हैं। एग्जामिन द ट्रांसफर सेक्शन या सेक्शंस, जिसको शॉर्ट में टीएस लिखते हैं, ऑफ द रूट एंड और स्टेम एंड और द वर्टिकल सेक्शन शॉर्ट में वीएस ऑफ द लीफ ऑफ एनी हर्बेशियस प्लांट अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब ये हर्बेशियस प्लांट क्या होते हैं? देखो, जो हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम वगैरह वुडी नहीं होती, लकड़ी नहीं होती, बल्कि सॉफ्ट सी ग्रीन कलर की स्टेम होती है। तो ऐसे किसी प्लांट की रूट या स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन, अब ये ट्रांसफर सेक्शन क्या है? जैसे मान लो कोई प्लांट है, उसकी ये स्टेम है, अगर इसको हम यहाँ से ऐसे कट कर दें और ऊपर वाला पार्ट रिमूव कर दें, तो अब यहाँ जब आप देखोगे जो हिस्सा पहले अंदर था लेकिन कट होने की वजह से अब वो दिखने लगा, इस तरह से कुछ ऑब्जर्व होगा। ऐसे गोल सा आपको पार्ट दिखेगा। पहले ये पूरा ऊपर तक था तो ये वाला पार्ट दिखता नहीं था, लेकिन अब कट करके ऊपर वाला पार्ट रिमूव कर दिया तो ये पार्ट आपको दिखने लगेगा। तो इसको आपको ऑब्जर्व करना है। मतलब ऐसे पतली सी स्लाइस हम ले लेंगे, यहाँ से कट कर दिया, नीचे से कट कर दिया, तो एक ऐसे आपको स्लाइस मिल जाएगा। तो ऐसे एक पतला सा स्लाइस आपको रूट का या स्टेम का या दोनों भी आप ले सकते हो। तो उसका ये वाला जो पार्ट, यही ट्रांसफर सेक्शन है, तो इसको आपको ऑब्जर्व करना है अंडर द माइक्रोस्कोप। या फिर आप जो वर्टिकल सेक्शन है लीफ का, जैसे ये लीफ है, अगर इसको हम यहाँ से ऐसे कट कर दें और दोनों पार्ट को अलग करें तो बीच वाला जो रीजन है जो पहले अंदर था लेकिन कट होने की वजह से जब आप साइड से देखोगे तो पतला सा जो आपको उसकी मतलब जो थिकनेस दिखेगी अंदर वाली, वही वर्टिकल सेक्शन है लीफ का, जो कि काफ़ी पतला होता है। जैसे ये राइट साइड वाला पार्ट अगर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ऐसे हमने यहाँ से कट कर दिया तो अभी ऐसे कुछ होगा। तो ये जो इसकी थिकनेस है जो पहले अंदर की तरफ बंद थी, तो ये है वर्टिकल सेक्शन। तो इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो किसी हर्बिशियस प्लांट की रूट या स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन या फिर लीफ का जो वर्टिकल सेक्शन है उसको आपको ऑब्जर्व करना है अंडर द माइक्रोस्कोप। The internal structure of a transverse section of a sunflower stem as seen under a microscope is shown in figure 3.7। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये सनफ्लावर प्लांट है, इसकी जो स्टेम है वो ग्रीन कलर की है। तो इस स्टेम का एक पतला सा स्लाइस कट करके अगर माइक्रोस्कोप के अंडर हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिखेगा वो आपको दिया है बुक में। ये देखो यहाँ पर, अभी देखेंगे इसके बारे में। वॉट डू यू ऑब्जर्व? आपको वहाँ पर क्या ऑब्जर्व होगा? तो आपको डिफरेंट टाइप के सेल्स ऑब्जर्व होंगे। आर ऑल द सेल्स सिमिलर इन शेप एंड साइज? क्या जो आपको ढेर सारे सेल दिख रहे हैं वो सारे ही शेप और साइज में सिमिलर हैं? द आंसर इज नो। आपको जो सेल्स दिखेंगे ना वो अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के होंगे। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कैन यू आइडेंटिफाई? कितने अलग अलग तरीके के टिश्यूज आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे। बेसिकली आपको 3 मेजर टाइप के जो डिफरेंट टिश्यूज हैं वो ऑब्जर्व होंगे। अभी देखेंगे वो कौन कौन से हैं। वॉट डिफरेंस डू यू नोटिस अमंग देम? उनके बीच में क्या डिफरेंस आपको नोटिस होगा, पढ़ेंगे इसके बारे में। वॉट माइट बी द रीजन फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज? क्या रीजन है ये जो अलग अलग तरीके के जो सेल्स और टिश्यूज हैं उनका? तो ये सारी चीजें अभी हम आगे देखेंगे। यू कैन सी दैट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट एंड ईच टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। आपको डिफरेंट ग्रुप्स दिखेंगे सेल्स के, मतलब एक ग्रुप होगा जिसके अंदर एक ही जैसे ढेर सारे सेल होंगे, इसी तरह से दूसरा ग्रुप, कई सारे ग्रुप्स होंगे। और हर एक जो टिश्यू है, ढेर सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं ना, तो सेल्स का जो ग्रुप है या इसी को हम टिश्यू कहते हैं, वो स्पेशलाइज्ड होंगे, उनके अंदर स्पेशल एबिलिटी होगी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने की। मतलब अलग अलग तरीके की जो टिश्यूज हैं उनका अपना अलग अलग काम है कि ये काम ये वाला टिश्यू करेगा, वो वाला काम वो टिश्यू करेगा। इस तरह से अपना स्पेसिफिक यानी खास काम है हर एक टिश्यू का। दीज आर परमानेंट टिश्यूज। तो ऐसे टिश्यूज जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं अदर देन ग्रोथ। ग्रोथ कराने वाले तो हमने देख लिया, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर वो भी आपको ऑब्जर्व होंगे। लेकिन उसके अलावा जो ग्रोथ नहीं कराते बल्कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं अदर देन ग्रोथ, उनको हम परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। अब जो परमानेंट टिश्यूज है ना वो सिंपल हो सकते हैं। सिंपल का मतलब क्या? कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो एक ही तरीके के सेल से बने होते हैं। इसी के साथ साथ जो परमानेंट टिश्यू है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो ऐसे टिश्यू हैं जो एक से ज्यादा तरीके के सेल से मिलकर बने होते हैं। टिश्यूज क्या होते हैं इसकी एक बेसिक सी डिफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि सिमिलर टाइप के जो सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। लेकिन वो सिंप्लीफाइड डिफिनीशन है, बेसिक लेवल के लिए ठीक है,
लेकिन अब आप ग्रेड 9 में आ गए हो और थोड़ा डिटेल में हम टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर टिश्यू क्या होता है उसके बारे में आप जान लो। वो ग्रुप ऑफ सेल जो एक साथ मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यूज़ कहते हैं। अब वो जो सेल्स हैं वो सिमिलर टाइप के हो सकते हैं, एक ही जैसे हो सकते हैं, तो उस केस में उसको हम सिंपल टिश्यू कहेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट हो, लेकिन वो सारे जो अलग अलग तरीके के सेल हैं वो मिलके काम एक ही कर रहे हैं, तो उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखेंगे, मतलब वो एक सिंगल टिश्यू का पार्ट होगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में कि ये सिंपल हो सकते हैं, मतलब एक ही टाइप के सेल से मिलके बने हों, या फिर वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ वो होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं। ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ गिवन इन फिगर 3.7 बेस्ड ऑन पॉइंटर्स प्रोवाइडेड एज फॉलोज। फिगर 3.7 में आपको डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ दिए हैं, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। उन टिश्यूज़ का नाम आपको एरो लगा के पॉइंटर के थ्रू शो भी कर रहा है कि कौन सा टिश्यू कहाँ पर है, उसका नाम क्या है। तो फिगर 3.7 इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सनफ्लावर स्टेम की है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक सनफ्लावर प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम होता है हिलियांथस एनुअस। इसका ये इतना जो पोर्शन है इसको मैग्नीफाई करके जूम करके यहाँ आपको शो कर रहा है। तो ये इसकी स्टेम हो गई, ये भी स्टेम का ही पार्ट है। अब स्टेम के अंदर क्या होता है अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर ऐसे हमको पाइप लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसको हम वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम आते हैं, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और ये जो आप पार्ट देख रहे हो, यानी जैसे ये स्टेम है, अगर हम यहाँ से कट कर दें तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये वाला पार्ट अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसी को मैग्नीफाई करके यहाँ आपको शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बीच वाले रीजन में लाइट पिंक कलर के बहुत ढेर सारे सेल्स हैं। बाउंड्री के करीब भी डिफरेंट टाइप के सेल्स अरेंज्ड हैं ग्रुप में, यानी टिश्यूज़ हैं। फिर इसके बाहर भी यहाँ पर भी टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। तो अगर इसका हम ये इतना पोर्शन मैग्नीफाई करके जूम करके देखें तो आपको ये ऊपर बना के दिया हुआ है ताकि अलग अलग पार्ट आप ऑब्जर्व कर सको। मतलब जैसे आप यहाँ देखो तो यहाँ नीचे की तरफ आपको लाइट पिंक कलर के छोटे छोटे सेल्स दिखेंगे। यहाँ भी देख सकते हो ये वही लाइट पिंक कलर के सेल्स हैं, मतलब सेल्स का ग्रुप है जिसको हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। मैग्नीफाई कर दिया तो ये आपको थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं। ऊपर साइड में आपको रेड और ग्रीन कलर के टिश्यू मिलेंगे जो कि आपको यहाँ पर ऊपर शो कर रहा है। तो मेन चीज़ हमको यही जो ट्राइंगुलर रीजन है इसको ऑब्जर्व करना है। अब पहले टाइप का जो परमानेंट टिश्यू है वो है प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। देखो नाम से ही आपको इसका काम समझ में आ जाएगा। प्रोटेक्टिव टिश्यू है मतलब इसका काम क्या होगा, प्लांट को प्रोटेक्ट करना, ऑब्वियस सी बात है। अब ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है इसका नाम है एपिडर्मिस। एपी का मतलब होता है आउटर, बाहर वाला, और डर्मा मतलब होता है स्किन। तो एपिडर्मिस का मीनिंग हुआ आउटर स्किन, बाहर वाली जो स्किन है उसी को हम एपिडर्मिस कहते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि समर सीजन में यूज़ करने के लिए एक पाउडर आता है जिसका नाम है डर्मीकूल। हो सकता है आपने नाम सुना हो। मेरे बचपन में तो ये बहुत ज़्यादा फेमस था, मतलब आज से अराउंड 25 ईयर्स पहले की बात बता रहा हूँ। जब ये नया नया लॉन्च हुआ था तो टीवी पे काफ़ी ऐड आता था, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मीकूल का। तो मैं सोचता था ये डर्मीकूल का मतलब क्या है। बाद में पढ़ा तो पता चला डर्मा मतलब स्किन होता है, तो डर्मीकूल मतलब स्किन को कूल करने वाला पाउडर। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि डर्मा मतलब स्किन होता है, एपिडर्मिस मतलब आउटर स्किन, बाहर वाली जो स्किन है, जो कि एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। अब वो क्या चीज़ है जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल इंजरी से। अब मैकेनिकल इंजरी का मतलब क्या है, जैसे मान लो प्लांट की तरफ कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया, किसी ने कोई पत्थर मारा, प्लांट से टकरा गया, या कोई और ऑब्जेक्ट हिट कर गया, किसी एनिमल या बर्ड वगैरह ने उस पर अटैक कर दिया, कोई चीज़ उस पर गिर गई, तो इससे क्या होगा, प्लांट को इंजरी हो सकती है, उस पर चोट लग सकती है। तो वो क्या चीज़ है जो प्लांट को मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। इसी तरह से वो क्या चीज़ है जो वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करती है कि प्लांट के अंदर जो वाटर है वो निकल ना जाए। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या चीज़ बचाती है, जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो गई, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी या बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, तो वो चीज़ भी प्लांट को नुकसान पहुंचाती है। तो वो क्या चीज़ है जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्लांट को बचाती है। तो इन सब से प्लांट को प्रोटेक्ट करने वाली जो चीज़ है वो है एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। अभी जो एपिडर्मिस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन ये। अब आप खुद सोचो एपिडर्मिस को कहाँ होना चाहिए। एपिडर्मिस का काम है प्लांट को प्रोटेक्ट करना, तो प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कहाँ होना चाहिए। इसको आप ऐसे समझो कि देश की रक्षा करने के लिए, देश की हिफाजत करने के लिए जो सोल्जर्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है बॉर्डर पे रहेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि घर पे बैठ जाएंगे और देश सुरक्षित हो जाएगा। देश को बचाना है तो बॉर्डर पे उनको रहना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, तो उसको बिल्कुल बाहर की तरफ होना पड़ेगा।
भाई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट में एंटर करेगा तो कहाँ से एंटर करेगा? सबसे पहले प्लांट की जो बाहर वाली बिल्कुल लेयर है उसी के थ्रू आएगा ना। इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट टकराया प्लांट से तो कहाँ हिट होगा? बिल्कुल बाहर वाली लेयर पे। तो इसीलिए जो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट बॉडी की, क्योंकि उसका काम प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल बाहर की तरफ होना पड़ेगा उसको। अंदर छुप के बैठ जाएगा तो प्रोटेक्ट कैसे करेगा? देखो, आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है। इट कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली पैक्ड सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर सेल्स। एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ये इस तरह से, और फ्लैट होते हैं, चपटे से होते हैं। टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब सारे सेल बिल्कुल एक के बाद एक ऐसे लगे होते हैं ताकि इनके बीच में कोई गैप ना रहे। और सिंगल लेयर होती है, मतलब ये ऐसे अरेंज होते हैं, इसके नीचे और ऊपर सेल्स नहीं लगे होते, बस एक ही लेयर होती है सेल्स की जो एक लाइन में अरेंज्ड होते हैं। अब इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि आप याद कर रहे हो एपिडर्मिस टाइटली पैक्ड होते हैं, सिंगल लेयर होती है। रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो, टाइटली पैक्ड क्यों होते हैं, मतलब इनके बीच में गैप क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर कहीं पर भी कोई गैप होगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसके अंदर एंटर कर जाएगा। एपिडर्मिस वाटर लॉस से बचाता है, अगर कहीं से कुछ गैप होगा तो अंदर से वाटर बाहर निकल जाएगा कि नहीं। इसी के साथ साथ टाइटली पैक्ड होने की वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है। जैसे वॉल बनाई जाती है तो ब्रिक देखो बिल्कुल एक के बगल एक लगाया जाता है, अगर गैप दे दें तो जो वॉल है वो इतनी स्ट्रांग नहीं रह जाएगी। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इनकी सिंगल लेयर क्यों होती है? भाई अगर इनका काम प्रोटेक्शन करना है तो कई सारी लेयर बन जाएगी तो और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो देखो, इसका रीज़न ये है कि ठीक है, वाटर लॉस ना होने पाए, हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इंटर ना करने पाए, लेकिन ऐसी भी तो चीज़ें हैं जो प्लांट के अंदर जानी होती हैं बाहर से। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट को तो अंदर जाना है ना। अगर ये लेयर थिक हो जाएगी तो सनलाइट अच्छे से अंदर नहीं जा पाएगी, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, प्लांट ग्रो कैसे करेगा? तो दुश्मन से बचाने के लिए सिक्योरिटी तो लगानी है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी ना लगा दो कि जो काम की चीज़ है वो भी अंदर ना है। मान लो कहीं पर कोई सिक्योरिटी लगी, अब इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लगा दी कि चीफ गेस्ट ही नहीं घुस पाया, जो लोग फंक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले थे वही नहीं घुस पाए। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा मैं किसी को भी घुसने नहीं दूंगा अंदर, एक भी बंदा अंदर नहीं जाएगा, कोई रिस्क नहीं लेना मेरे को। तो जब किसी को अंदर जाने ही नहीं देना है तो सिक्योरिटी किसको दे रहे हो? फिर फ्लैट और रेक्टेंगुलर क्यों होते हैं? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ब्रिक्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है, फ्लैट से रेक्टेंगुलर होते हैं ना, ताकि एक स्ट्रॉन्ग वॉल बन सके। इसी तरह से यहाँ पर भी होता है। और दूसरी बात, अगर ये ऐसे ना हो, मान लो ये सेल्स ऐसे राउंड होते, एक के बगल एक सेल अगर हम लगाते तो उसमें प्रॉब्लम ये होती कि यहाँ पर आप देख सकते हो इनका कनेक्शन काफ़ी लूज होता है। भाई जैसे ये एक सर्किल है, अगर इसके बगल एक सर्किल हम रखेंगे तो इन दोनों का कनेक्शन लूज होगा, क्योंकि ये जस्ट एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेंगे। हमको तो स्ट्रेंथ चाहिए, इसीलिए रेक्टेंगुलर होते हैं। तो रीज़न आपने समझ लिया ना कि एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड क्यों होते हैं, क्यों सिंगल लेयर होती है, क्योंकि भाई सनलाइट को भी तो आना है। फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर क्यों होते हैं? क्योंकि इससे स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। अब ये जो एपिडर्मिस है वो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट के सारे ही पार्ट्स को। दीज सेल्स आर कवर्ड विद अ वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिन कॉल्ड क्यूटिकल। अभी जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं एक वैक्सी लेयर से। अब ये वैक्सी लेयर का मतलब क्या? देखो, वैक्स यानी जो मोम होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट सी स्लिपरी टाइप की होती है कि नहीं? तो उसी जैसा एक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्यूटिन कहते हैं। उसकी लेयर से ये जो सेल्स हैं एपिडर्मिस के वो कवर्ड होते हैं। मतलब ये यहाँ पर ऐसे है, एक पतली सी लेयर लगी होती है बाहर की तरफ, और ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। ये लेयर जिस चीज़ से बनी है उसको क्यूटिन कहते हैं। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि भाई क्यूटिन क्या है और क्यूटिकल क्या है। तो क्यूटिन उस मटेरियल, उस सब्सटेंस का नाम है जो वैक्स जैसा होता है, मोम जैसा होता है, और लेयर का नाम क्यूटिकल है। जैसे मान लो एक शर्ट रखी हुई है, अब कोई आके पूछे कि भैया ये कौन सा गारमेंट है, इसका नाम क्या है, तो आप कहोगे ये एक शर्ट है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये जो गारमेंट है वो किस चीज़ का बना है, किस मटेरियल का बना है, तो फिर उसका मटेरियल का नाम बताओगे आप कि भाई ये कॉटन है या सिल्क है या जिस भी मटेरियल का बना है। तो गारमेंट का नाम तो शर्ट है, लेकिन उसके मटेरियल का नाम शर्ट नहीं है। मटेरियल का नाम कॉटन हो सकता है, सिल्क हो सकता है, या जिस भी मटेरियल का बना है। ठीक इसी तरीके से जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं वो कवर्ड होते हैं एक वैक्सी लेयर से, एक मोम जैसी चीज़ की लेयर से। वो जो चीज़ है उसको हम क्यूटिन कहते हैं और उस लेयर का नाम क्यूटिकल है। अब आप सोच रहे होगे, एक मिनट, अभी तो हमने पढ़ा कि जो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट बॉडी की, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि ये जो सेल्स हैं वो क्यूटिकल से कवर्ड होते हैं। मतलब इन सेल के बाहर भी एक लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कह रहे हैं। तो ये क्या चक्कर है? तो ध्यान से समझो, जो एपिडर्मिस है ना वो एक टिश्यू है जो सेल से बना हुआ है। ये जो क्यूटिकल है वो सेल से नहीं बना, सिंपल एक सब्सटेंस है। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई वॉल है, वॉल बनाने के लिए आपने ब्रिक का यूज किया, ब्रिक को जोड़ जोड़ के वॉल बनी। अब उस वॉल के बाहर अगर हम प्लास्टर कर दें या पेंट कर दें तो वो जो वॉल है वो तो एपिडर्मिस है जो कि ब्रिक से बनी हुई है,
लेकिन जो बाहर हमने प्लास्टर कर दिया या पेंट कर दिया वो क्यूटिकल है। अब यहाँ जो आपको फिगर दी है इसमें आप देख सकते हो, ये बिल्कुल बाहर वाली जो सेल की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, यानी सबसे बाहर वाली वो लेयर जो सेल से बनी है, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। इस एपिडर्मिस के बाहर भी एक लेयर होती है जो सेल की बनी नहीं होती, वो एक सब्सटेंस है जिसको हम क्यूटिन कहते हैं, जो एक वैक्सी सब्सटेंस है, मोम जैसा सब्सटेंस है। उससे बनी हुई जो लेयर है जिससे एपिडर्मिस कवर्ड है उसको क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल कोई सेल का नहीं बना हुआ है, सिंपल एक सब्सटेंस है जो उसके ऊपर लगा हुआ है, जैसे वॉल पे हम प्लास्टर या पेंट कर देते हैं, ठीक उसी तरह से। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस में बी कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल टू रिड्यूस द वाटर लॉस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय स्टोमाटा। अब कुछ प्लांट जो कि ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, मतलब जो सूखे इलाके हैं, जैसे डेजर्ट वाला रीजन हो गया जहाँ बारिश कम होती है या फिर पानी की कमी रहती है, तो ऐसे रीजन में जो प्लांट्स हैं उनमें जो एपिडर्मिस है वो क्यूटिकल की थिक लेयर से कवर्ड होती है। मतलब वैसे जो क्यूटिकल है वो पतली सी लेयर होती है, लेकिन जो ड्राई हैबिटेट है, सूखे इलाके, वहाँ जो प्लांट है उनको देखो पानी की कमी है, ज़्यादा पानी उनको मिल नहीं पाएगा, तो एक मोटी लेयर होती है क्यूटिकल की, क्योंकि जो क्यूटिकल है वो वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करता है। तो अगर मोटी लेयर होगी तो वाटर का जो लॉस है वो कम होता है, क्योंकि आप जानते हो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को लॉस होता है। जैसे ये हमारी लीफ है, लीफ में ऐसे छोटे छोटे से होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होता है, पानी बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो वाटर ज़्यादा लूज ना करने पाए इसलिए क्यूटिकल की एक मोटी सी लेयर होती है उन प्लांट्स के अंदर जो ड्राई हैबिटेट में ग्रो करते हैं, मतलब सूखे इलाके में ग्रो करते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। द क्यूटिकल ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाई पैरासाइट्स। ये जो क्यूटिकल है ये मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ कोई पैरासाइट है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट के अंदर घुसना चाहता है, इन्फेक्ट करना चाहता है, तो उससे भी ये बचाते हैं। इन मैनी प्लांट्स हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स। बहुत से प्लांट के अंदर एपिडर्मल सेल से एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। ये हमारी एपिडर्मल सेल्स की लेयर है। इधर की तरफ आप ऐसे जो देख रहे हो, ये जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर निकला हुआ है, यही एपिडर्मल हेयर है। तो कुछ प्लांट में ऐसा भी होता है। रूट्स के अंदर इन्हीं प्रोजेक्शंस को हम रूट हेयर कहते हैं। अब जैसे ये रूट है, इसकी बिल्कुल बाहर वाली जो लेयर वो एपिडर्मिस है, तो यहाँ से ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस अगर निकलेंगे तो इन्हीं को हम रूट हेयर कहते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये जो रूट हेयर है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जैसे मान लो कोई अगर ऐसे फ्लैट सी चीज़ है और इस सरफेस से एब्जॉर्प्शन होना है, तो यही इतना रीजन है जहाँ से एब्जॉर्प्शन हो सकता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं फोल्ड कर दूँ, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना दूँ, तो अब यहाँ देख सकते हो एरिया इंक्रीज हो गया। ये पूरे रीजन से यहाँ पूरा इतने रीजन से, इतने एरिया से एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो रूट हेयर का ये फ़ायदा होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इन लीव्स द एपिडर्मिस कंटेन्स पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स के अंदर एपिडर्मिस में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये यहाँ पर इस फिगर में आप देखो, जैसे ये लीफ है, इसका एक छोटा सा पार्ट अगर हम मैग्नीफाई करके देखें तो ऐसे कुछ दिखेगा। यहाँ पर आप जो देख सकते हो, ये बीच में जो होल है ये स्टोमेटा है, जो कि सराउंड होता है गार्ड सेल से, विच अपार्ट फ्रॉम गैसियस एक्सचेंज हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। अब एपिडर्मिस में ये जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कह रहे हैं, इससे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। इसी के साथ साथ ये ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है, मतलब यहाँ से वाटर का लॉस भी होता है। तो प्लांट्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है या फिर जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, वो कहाँ से निकलती है? इन्हीं पोर्स से निकलती है, जिसको हम स्टोमेटा कह रहे हैं। और यही जो स्टोमेटा है वो ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं, मतलब इन्हीं पोर्स के थ्रू वाटर भी बाहर निकलता है। दैट इज इवेपरेशन ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर जो इवेपरेट होता है, उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। दस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन बाय क्रिएटिंग अ ट्रांसपिरेशन पुल इन जाइलम। तो इस तरीके से जो ट्रांसपिरेशन है वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कि वाटर प्लांट के अलग अलग पार्ट तक पहुंच जाए, बाय क्रिएटिंग अ ट्रांसपिरेशन पुल इन जाइलम। अब इसका मतलब क्या? थोड़ा सा ड्रॉ करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये एक प्लांट है जिसमें ऊपर की तरफ स्टेम है, लीफ है और नीचे की तरफ रूट्स हैं। प्लांट के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब वाटर जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो एक टिश्यू के थ्रू जाता है, जिसको हम जाइलम कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका नेटवर्क हर जगह फैला होता है, मतलब ये जाइलम टिश्यू रूट के अंदर ही प्रेजेंट होता है, स्टेम के अंदर ही प्रेजेंट होता है, लीफ तक इसका पूरा कनेक्शन होता है।
अब देखो, जब ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस होता है, मतलब लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, होल्स हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, वहाँ से वाटर इवेपरेट होगा, बाहर निकलेगा। लीफ से वाटर निकलने की वजह से लीफ के अंदर प्रेजेंट जो सेल्स हैं उनके अंदर वाटर की कमी हो जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए लीफ को वाटर चाहिए होगा। सेकेंड चैप्टर में हमने कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई जैसे मान लो एक सेल है, इसके अंदर का कंसंट्रेशन और बाहर का कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी का कंसंट्रेशन कम है, जैसे सेल के अंदर वाटर का जो कंसंट्रेशन है अगर वो कम है और बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, मतलब ये सेल के अंदर वाटर आएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी होता है। लीफ के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, जब वो वाटर लूज करेंगे तो वहाँ वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो जाइलम टिश्यू से जो वाटर है वो लीफ के सेल के अंदर जाएगा। अब जाइलम टिश्यू से अगर वाटर निकल के लीफ के सेल में जाएगा तो ऊपर की तरफ जाइलम टिश्यू के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, तो एक निगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाता है। इसी प्रेशर को बैलेंस करने के लिए जो वाटर है वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है। अब नीचे से जब वाटर ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ नीचे की तरफ निगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। इसके लिए सॉइल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो रूट के अंदर आएगा। तो इस तरह से पूरी साइकिल बन जाती है कि भाई लीफ से वाटर निकला तो लीफ जाइलम वेसल से वाटर को खींचेगी, जाइलम के अंदर ऊपर की तरफ वाटर की कमी होगी तो वो नीचे से वाटर खींचेगा, नीचे कमी होगी तो वो सॉइल से वाटर को खींचेगा। तो इस तरह से वाटर इंटर करता है और ऊपर की तरफ आता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई जूस है या कोई फ्रूटी वगैरह है, उसमें ऐसे स्ट्रॉ लगा है, यहाँ पर माउथ लगा के आप जब सक करते हो तो अंदर जूस ऊपर की तरफ आता है। उसी मैकेनिज्म से वाटर भी नीचे से ऊपर की तरफ आता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द प्लांट बॉडी। ट्रांसपिरेशन प्लांट की बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि प्लांट की बॉडी के अंदर जो वेस्ट जनरेट होता है उसमें से कुछ वेस्ट वाटर के अंदर आ जाता है। जब ये वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकलता है तो ये वेस्ट भी उसी के साथ चला जाता है। तो ये तो पूरी बात हो गई हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। अगर आप क्लास 9 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं उस सवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। इसमें हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो आपको फास्ट रिवीजन में हेल्प करेंगे, जैसे एग्जाम के जस्ट पहले। क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, जिसमें आपको एमसीक्यूज, असर्शन रीजन बेस्ड, सब्जेक्टिव टाइप में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, लेवल 1, लेवल 2, कॉमन जो मिस्टेक हो जाती है आंसर की टिप्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसमें एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, सब्जेक्टिव टाइप में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप लेवल 1, लेवल 2, लॉन्ग आंसर टाइप, केस बेस्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्टिविटीज के सॉल्यूशन, फिर जो पॉज एंड पॉन्डर वाले क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, चैप्टर के एंड में रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन, द जर्नी बियॉन्ड वाले क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, फिर एनसीईआरटी एग्जांपल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक कर दो, बाय नाउ पे क्लिक करो, टॉप पे कूपन कोड एंटर कर दो USMAN10, अप्लाई कर दो, आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर मोबाइल नंबर एंटर करके बाय कर सकते हो। अब चलिए दूसरे तरह का जो परमानेंट टिश्यू है उसकी बात कर लेते हैं, दैट इज सपोर्टिंग टिश्यू। ये जो सपोर्टिंग टिश्यू है ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, मतलब ये जो टिश्यूज हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो एक ही तरह के सेल से मिलकर बने हैं, इसीलिए इनको सिंपल कह रहे हैं। अब वो क्या चीज़ है जो प्लांट को सीधा खड़ा रखती है? अब ऐसा क्यों होता है कि जो फ्रेश ट्विग है, मतलब जो ताज़ा टहनी है, वो बेंड कर जाती है, वहीं जो ड्राई ट्विग है वो ब्रेक कर जाती है। यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो एक फ्रेश ट्विग है, हरी भरी सी एक टहनी है, इसको आप बेंड करोगे तो मुड़ जाएगी। लेकिन अगर सूखी टहनी लोगे, मतलब सूखी लकड़ी क्या होती है, अगर उसको आप बेंड करना चाहो तो बेंड नहीं होती, बल्कि वो टूट जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है? वाई आर सीड कोट्स हार्ड एंड हाउ डू एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट? अब जो सीड कोट्स होते हैं, मतलब सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है वो हार्ड क्यों होती है? और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो प्लांट जो पानी में ग्रो करते हैं, बहुत से प्लांट आप देखते होंगे वो तैरते हैं, तो वो फ्लोट क्यों करते हैं, तैरते क्यों हैं? दीज फंक्शंस आर कैरीड आउट बाई सपोर्टिंग टिश्यूज। तो ये सारे जो काम है वो कौन करता है? सपोर्टिंग टिश्यू करता है। मतलब सपोर्टिंग टिश्यू की वजह से ही प्लांट सीधा खड़ा रह पाता है। भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, सपोर्ट कर रहा है। यही रीज़न है कि जो फ्रेश ट्विग है वो बेंड कर जाती है, जो ड्राई ट्विग है वो ब्रेक कर जाती है। कैसे, इसका हम डिटेल देखेंगे अभी। इन्हीं सपोर्टिंग टिश्यू की प्रेजेंस की वजह से जो सीड कोट्स हैं, सीड पे जो कवरिंग है वो हार्ड होती है। इन्हीं सपोर्टिंग टिश्यू की वजह से एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग टिश्यूज और सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो 3 तरीके के सपोर्टिंग टिश्यू है, या हम कह सकते हैं 3 तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। एक तो हो गया पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। हर एक का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है और ये तीनों ही परफॉर्म करते हैं सपोर्टिंग फंक्शंस। तो चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं। पहला है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स विद थिन वॉल्स। पैरेन्काइमा एक ऐसा टिश्यू है जो कि लिविंग सेल से बना हुआ है और इन सेल्स की जो वॉल है, यानी जो सेल वॉल है, वो थिन होती है। These cells are loosely packed with intercellular spaces। अब ये जो सेल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब एकदम ठुसे नहीं होते, थोड़ा सा गैप होता है इनके बीच में, यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, सेल्स के बीच बीच में जगह होती है।
तो यहाँ पर ये ए वाली फिगर देख सकते हो, ये पैरेन्काइमा की है। तो ये इसके सेल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बीच बीच में थोड़ी सी जगह है, इन्हीं को हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। और इन सेल्स की जो वॉल है वो थिन होती है। पैरेन्काइमा मेनली स्टोर्स फूड बट ऑल्सो परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जो पैरेन्काइमा है इसका मेन काम है फूड को स्टोर करना। इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि नाम देखो PAREN, अगर यहाँ टी लगा दें और आगे का हटा दें तो पेरेंट हो जाएगा ना। तो जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमको फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे मम्मी खाना बनाती हैं, तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो कि पैरेन्काइमा पेरेंट, और पेरेंट क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। मम्मी ने फूड बनाया और उसको स्टोर करके हमको दे दिया टिफिन में, और मम्मी क्या है, पेरेंट है। तो फूड स्टोर करने के साथ साथ जो ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट, वहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट्स स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा फॉर्म्स एयर स्पेसेस विच हेल्प देम फ्लोट। एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर यही जो पैरेन्काइमा है ये मॉडिफाई होके एरेन्काइमा में बदल जाते हैं। तो एरेन्काइमा आपको नाम नहीं याद रखना, सिंपल सा आप याद रख लेना स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा, यानी स्पेशल तरीके के पैरेन्काइमा है। और जो कोई एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये एयर स्पेसेस फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लोट करते हैं। क्योंकि एयर की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो अगर किसी चीज़ में हम एयर फिल कर देंगे तो वो फ्लोट करेगी। जैसे एक बैलून के अंदर एयर भर के आप पानी के ऊपर रखो तो पानी के अंदर डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। ठीक इसी तरीके से एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पैरेन्काइमा एयर स्पेसेस बना लेते हैं। उन एयर स्पेसेस की वजह से वो प्लांट फ्लोट करने लगते हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हो पैरेन्काइमा में जो सेल्स प्रेजेंट है उनकी वॉल थिन क्यों होती है? तो इसका रीज़न ये है कि पैरेन्काइमा में प्रेजेंट जो सेल्स है उनका मेन काम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना नहीं है बल्कि फूड का स्टोरेज है। तो अगर वॉल थिक होगी तो फूड का जो मूवमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, और क्योंकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करना तो वॉल थिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल स्टोर ही तो करना है, तो थिन वॉल बेस्ट रहेगी। अब सेकेंड टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू, या हम कह सकते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स विद अनइवनली थिकेंड कॉर्नर्स ड्यू टू पेक्टिन, अ केमिकल दैट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी लाइक रबर डिपोजिशन। कोलेनकाइमा में भी लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसा कि हमने पैरेन्काइमा में देखा, लेकिन यहाँ पर जो सेल्स हैं वो कॉर्नर पे अनइवनली थिकेंड होते हैं। मतलब सेल की जो वॉल है उसकी थिकनेस सेम नहीं रहती, कॉर्नर्स पे ये थोड़े मोटे होते हैं। जैसे एक सेल में आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पर जो कॉर्नर्स है वहाँ पर आप देखोगे वॉल की जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, बाकी रीजन में कम है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है, एक सब्सटेंस जम जाता है जिसको हम कहते हैं पेक्टिन। ये जो पेक्टिन है वो एक तरह का केमिकल है जो रबर जैसी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये बी वाली फिगर आप देख सकते हो कोलेनकाइमा की है। यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है आप देख सकते हो इनके कॉर्नर पे जो वॉल्स है वो थिक है, क्योंकि यहाँ पर पेक्टिन डिपॉजिट है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब यही जो टिश्यू है यानी जो कोलेनकाइमा ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को, allowing parts of plant like stems and tendrils to bend without breaking। और इसी टिश्यू की वजह से प्लांट के जो पार्ट्स हैं जैसे कि प्लांट के जो स्टेम हो गई, जो टेंड्रिल्स हो गए, वो बेंड कर पाते हैं बिना ब्रेक हुए। टेंड्रिल्स के बारे में आप जानते होंगे, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसी सपोर्ट पे रैप हो जाता है, लपेट जाता है, और उसी की हेल्प से जो क्लाइंबर प्लांट है वो ग्रो करता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्टिक है, इस प्लांट में ऐसे टेंड्रिल्स ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले और इसी के अराउंड ये लपेट गए। अब इसी के सपोर्ट लेते हुए जो प्लांट है वो सीधा खड़ा रह पाता है। तो प्लांट की जो स्टेम है, जो टेंड्रिल्स हैं, इनमें कोलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि ये जो अनइवनली थिकेंड कॉर्नर्स है ये क्यों होते हैं? इसका क्या काम है? मतलब थिकनेस कम हो या ज़्यादा हो बराबर से सब होती, ये डिफरेंट थिकनेस क्यों है? तो इसका रीज़न ये है कि कॉर्नर वीकेस्ट पॉइंट होता है। अब क्योंकि ये जो कोलेनकाइमा है इनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है, मतलब एक तरह का स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करना है, तो जो वीकेस्ट पॉइंट है वहाँ पर अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो सपोर्ट रहेगा। अब कॉर्नर्स के अलावा बाकी जगह थिकनेस कम इसलिए रहती है क्योंकि उससे अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपका इरेज़र है, उसको जब आप बेंड करना चाहोगे तो हल्का सा बेंड होगा, लेकिन अगर कोई पतला सा रबर हो जैसे रबर बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि उसकी थिकनेस कम होती है। तो क्योंकि कोलेनकाइमा सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है, इसीलिए कॉर्नर पे थिकनेस ज़्यादा होती है और बाकी रीजन में थिकनेस कम होती है, ताकि दोनों चीज़ें हो सकें। मेन चीज़ कोलेनकाइमा के बारे में आपको ये याद रखनी है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे? कॉलेन कॉलेज मिलता जुलता नाम है कि नहीं? कॉलेज के अंदर स्कूल के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब स्कूल में तो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होती है कि हाँ भाई टाइम से आओ,
यूनिफॉर्म में बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है, इसी तरह से और भी चीज़ों में स्ट्रिक्टनेस होती है। वहीं जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मतलब थोड़ा सा आप लेट भी हो गए तो भी चलता है, आप मोबाइल ले जा सकते हो, यूनिफॉर्म की इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, जितनी क्लास आपको करनी है करो, जब ना मन करे चले जाओ, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। कॉलेनकाइमा मतलब कॉलेज, कॉलेज मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। और पैरेंकाइमा का मैंने आपको बताया था, पैरेंकाइमा कैसे याद रखोगे, पेरेंट, मम्मी खाना स्टोर करके दे देती है टिफिन में, तो पैरेंकाइमा स्टोरेज ऑफ फूड, कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी। अब कॉलेनकाइमा में पैक्टिन प्रेजेंट होता है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि कॉलेज में जाके पेप्सी पीते हैं। ये सारी जो ट्रिक्स है ना, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगी। अभी क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहे हैं इसीलिए नोट्स पे अच्छे से वर्क नहीं हो पा रहा है। आपका अगर सपोर्ट रहा तो बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान की हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। अब बात कर लेते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। स्क्लेरो का मतलब होता है हार्ड, वहीं से ये वर्ड बना है स्क्लेरेनकाइमा। नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एस से स्क्लेरेनकाइमा और एस से होता है स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग। तो ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स हैं उनमें थिक वॉल्स होती है, यानी इनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है, जैसे कि आप फिगर 3.8c में देख सकते हो। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन मेकिंग देम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स द वुडी स्ट्रक्चर। तो स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स की वॉल्स थिक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर एक सब्सटेंस डिपॉजिट होता है जिसको हम लिग्निन कहते हैं, और इसी लिग्निन की वजह से स्क्लेरेनकाइमा हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। तो एस से स्क्लेरेनकाइमा, एस से स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के लिए क्या होना पड़ेगा, हार्ड होना पड़ेगा। और यही स्क्लेरेनकाइमा वुडी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। मतलब जब प्लांट ग्रो करके ट्री में कन्वर्ट हो जाता है तब आप देखते हो उसकी जो स्टेम और ब्रांचेज है वो वुडी होती है, लकड़ी हो जाती है। जब प्लांट छोटा रहता है तो ग्रीन कलर की स्टेम होती है, उस समय जो स्टेम या ब्रांचेज हैं वो वुडी नहीं होती, लेकिन ग्रो करके जब ट्री बन जाता है तो वहाँ पर आपको वुड देखने को मिलता है। वो इसी वजह से होता है, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर डेड। ज़्यादातर जो स्क्लेरेनकाइमा में सेल्स प्रेजेंट हैं वो डेड होते हैं, क्योंकि इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, कोई लिविंग एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है। दिस टिश्यू इज फाउंड इन स्टेम्स, लीफ वेन्स एंड हार्ड कवरिंग्स ऑफ सीड्स एंड नट्स सच एज कोकोनट हस्क एंड वॉलनट शेल। अब ये जो टिश्यू है, यानी स्क्लेरेनकाइमा की बात हो रही है, तो ये स्टेम्स में होता है, लीफ की वेन्स में होता है, जैसे ये लीफ है इसमें ये ऐसे जो वेन्स जाती है, साइड साइड में भी वेन्स होती है, तो इनके अंदर स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। फिर सीड्स और नट्स की जो हार्ड कवरिंग होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि जो कोकोनट हस्क हो गया, वॉलनट शेल यानी जो अखरोट का छिलका होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब जो अखरोट है आमतौर से खुला मिलता है, लेकिन अगर शेलदार आपने कभी खरीदा हो तो उसको फोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है। तो वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, यही स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की वजह से आती है। अब ये राइट साइड आपको पॉज एंड पॉन्डर का एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव नोटिस दैट फाइबर्स ऑफ कोकोनट हस्क आर हार्ड एंड ब्रिटल whereas the leaf stalks of coriander are soft and flexible. Find out the reason. आपने नोटिस किया होगा कोकोनट हस्क के जो फाइबर्स हैं, जो रेशा धागे जैसा निकला होता है ना, वो हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब बेंड नहीं करेगा, ब्रेक कर जाएगा। वहीं धनिया की जो डंठल है, मतलब ऐसे रहता है, फिर इसी में ऐसे ऐसे करके धनिया निकली होती है, तो इसकी जो डंठल है वो सॉफ्ट सी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मुड़ जाती है। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसके आंसर में आप लिख देना, कोकोनट हस्क फाइबर्स कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। कोकोनट हस्क फाइबर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स प्रेजेंट होते हैं विथ थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स, जो कि थिक होते हैं। लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती है, मतलब यहाँ पर लिग्निन प्रेजेंट होता है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लिग्निन मेक्स द सेल हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। यही जो लिग्निन है वो सेल को हार्ड, स्ट्रॉन्ग और रिजिड बनाता है। इसीलिए जो कोकोनट फाइबर्स हैं वो हार्ड और ब्रिटल होते हैं। अब कोरिएंडर यानी धनिया की बात कर लें। कोरिएंडर लीफ स्टॉक्स कंटेन मेनली पैरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा टिश्यू। धनिया की जो डंठल है उसमें ज़्यादातर पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कॉलेनकाइमा सेल्स हैव अनइवनली थिकेंड वॉल्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट वाइल अलाउइंग बेंडिंग। कॉलेनकाइमा के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इसकी जो वॉल होती है वो अनइवनली थिकेंड होती है। इस अनइवनली थिकेंड होने की वजह से ये दोनों काम कर लेती है, मतलब सपोर्ट भी प्रोवाइड हो जाता है क्योंकि कॉर्नर्स पे वॉल थिक है और बाकी जगह थिन है, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, मतलब उसकी वजह से बेंडिंग भी हो जाती है। इसीलिए जो कोरिएंडर स्टॉक है वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। अब जो थर्ड टाइप है परमानेंट टिश्यूज़ का, वो है कंडक्टिंग टिश्यूज़। ये एक तरह के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं, मतलब ये ऐसे टिश्यूज़ हैं
जो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने हैं। हाउ डज वाटर रीच द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज? किस तरह से जो वाटर है वो बड़े बड़े ट्री की लीफ तक पहुंच जाता है, क्योंकि वाटर का जो मेन सोर्स है वो क्या है? सॉइल है। सॉइल से वाटर प्लांट के अंदर एंटर करता है, लेकिन अगर लंबा सा ट्री है तो वो पानी नीचे से ऊपर की तरफ कैसे आ जाता है? क्वेश्चन ये है, हाउ डज फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स रीच अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट? इसी तरह से प्लांट जो फूड प्रिपेयर करता है वो प्लांट के दूसरे पार्ट तक कैसे पहुंचता है? प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम, टुगेदर नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। प्लांट्स में इस काम के लिए स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, मतलब ऐसे टिश्यूज जिनका काम कंडक्शन करना है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। और ये कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। ये जो जाइलम और फ्लोएम है यही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल दो, तो ये दो नाम आपको लिख देना है, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर। क्यों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कह रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जाइलम, जो कि आपको फिगर 3.9a में दिया है, इज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जाइलम टिश्यू का काम क्या है? देखो, सॉइल में प्रेजेंट जो वाटर और मिनरल है वो रूट के अंदर इंटर कर जाते हैं। अब रूट में जो वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है वो प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक इसी जाइलम टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। मतलब जाइलम टिश्यू का काम क्या है? वाटर और मिनरल को रूट से प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना। ये जो जाइलम है ये प्लांट को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, तो एक काम ये भी इनका याद रखना कि ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब मेन काम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना तो है, इसी के साथ साथ स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम टिश्यू में 4 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। एक तो हो गया ट्रैकीड, ये आप राइट साइड फिगर में देख सकते हो, ये जो है ये ट्रैकीड है, ये पाइप जैसा होता है पतला सा। दूसरा है वेसल, ये यहाँ आप देख सकते हो, ये जो मोटा सा पाइप है ये भी पाइप जैसा होता है। ट्रैकीड भी पाइप जैसा, ट्यूब जैसा होता है। वेसल भी पाइप या ट्यूब जैसा होता है, लेकिन ट्रैकीड पतला सा होता है और वेसल मोटा सा होता है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हो ये ऐसे जो गोल गोल सा बना है ये वेसल है, वेसल का ट्यूब है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये जाइलम पैरेन्काइमा है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है जाइलम फाइबर। तो ये 4 टाइप के सेल्स हैं, इन चारों को आपको याद रखना है। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर एंड थिक वॉल्ड। जैसे मैंने आपको बताया जो ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं ये ट्यूब जैसे होते हैं, पाइप जैसे होते हैं, और इनकी जो वॉल है वो थिक होती है, क्योंकि वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट है वो नीचे से पुश नहीं होता बल्कि ऊपर से खींचा जाता है। जैसे स्ट्रॉ लगा के हम सक करते हैं ना जूस या फ्रूटी वगैरह, उसी तरह से। तो जब खींचते हैं तो उस प्रेशर को झेल सके, इसीलिए इनकी जो वॉल है वो थिक होती है, वरना ये कोलैप्स कर जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये वेसल का ट्यूब है, पाइप है, इसके अंदर से वाटर और मिनरल को फ्लो करना है, तो ऊपर से जब सक्शन फोर्स लगेगी तो इसको ये पाइप झेल सके, इसीलिए इसकी जो वॉल है वो थिक होती है। अदरवाइज ये कोलैप्स कर जाए, मतलब ये ऐसे दब जाए, और ऐसा होने पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर और मिनरल का वो रुक जाएगा। तो ट्यूबलर होते हैं, पाइप जैसे होते हैं। ऑब्वियस सी बात से घर में भी आपके पानी आता है, कैसे आता है? पाइप के थ्रू आता है ना। तो जाइलम का काम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये भी कैसे होंगे? ट्यूब जैसे, पाइप जैसे। कोलैप्स न कर जाएं, प्रेशर को झेल सकें, इसीलिए ये थिक वॉल्ड होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा आर द ओनली लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ जाइलम, वाइल ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स आर प्राइमरली स्क्लेरेनकाइमेटस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि जो जाइलम पैरेन्काइमा है वही एक अकेला लिविंग कॉम्पोनेंट है जाइलम का। जाइलम टिश्यू के अंदर 4 टाइप के सेल्स हैं, इनमें से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है। बाकी जो ट्रैकीड्स हो गया, वेसल्स हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, ये लिविंग नहीं है, ये डेड है। और ये स्क्लेरेनकाइमेटस हैं, मतलब ये तीनों जो है वो स्क्लेरेनकाइमा जैसे हैं। अभी ऊपर हमने स्क्लेरेनकाइमा के बारे में देखा कि ज़्यादातर ये क्या होते हैं? डेड होते हैं। ये हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रैकीड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर ये भी स्क्लेरेनकाइमा जैसे हैं कि ये डेड होते हैं लेकिन स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर। अब इसको आप याद कैसे रखोगे कि कौन वाला लिविंग था? एग्जाम में भूल सकते हो, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। पैरेन्काइमा को हमने कैसे याद किया था? पैरेन्काइमा, पेरेंट। तो जो पेरेंट्स हैं ना वो क्या होते हैं? हमारी ज़िंदगी है, या हम ऐसे कह सकते हैं हम अपने पेरेंट्स के लिए उनकी ज़िंदगी है। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं ना वो अपने बच्चों को अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं। पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे उनकी लाइफ होते हैं, ज़िंदगी होते हैं।
तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जो जाइलम पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा मतलब पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब जिंदगी, तो मतलब जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होगा और बाकी 3 जो है वो डेड होते हैं। अनलाइक द जाइलम, फ्लोएम इज मोस्टली मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। अब जाइलम में सिर्फ एक ही तरह का जो सेल है, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा, वो लिविंग होता है, लेकिन फ्लोएम में ऐसा नहीं है। फ्लोएम में ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो लिविंग होते हैं। फिगर 3.9b में आपको जाइलम टिश्यू दिया हुआ है। इट कंसिस्ट्स ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब फ्लोएम टिश्यू में भी 4 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। चलो फिगर में हम देखते हैं। ये जो मोटा सा ट्यूब आप देख रहे हो, ये है सीव ट्यूब। सीव कहते हैं छन्नी को। छन्नी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या है? सीव पोर है, मतलब एक छन्नी टाइप का है। ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है, इसमें छेद है, इसीलिए इसको हम सीव कह रहे हैं। तो सीव ट्यूब के अंदर सीव पोर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको सीव ट्यूब कह रहे हैं। तो इस इमेज में कई सारे आपको सीव ट्यूब दिख रहे होंगे। ये यहाँ पर देख लो, ये हो गया, इसके बगल में ये। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में पिंक कलर के सेल्स अरेंज्ड हैं। इनको हम कंपेनियन सेल कहते हैं। कंपेनियन मतलब साथी। तो बेसिकली ये सीव ट्यूब को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए आप देख सकते हो ये एक सीव ट्यूब है, ये दूसरा है, इसी के बीच में ये है। तो बीच बीच में ही कंपेनियन सेल्स होते हैं ताकि इस पूरे फ्लोएम के स्ट्रक्चर को वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर के जो सेल्स हैं वो अरेंज्ड हैं। इनको हम कहते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब इस डायग्राम में फ्लोएम फाइबर आपको शो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ। बेसिकली ये ऐसा होता है, ऐसे पतला सा होता है, इसी को हम फ्लोएम फाइबर कहते हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड ट्यूबुलर, जॉइंड एंड टू एंड बाई परफोरेटेड वॉल्स। कुछ सेल्स लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं मतलब ट्यूब जैसे होते हैं, पाइप जैसे होते हैं, एंड टू एंड इनका जॉइंट रहता है। किससे? बाई परफोरेटेड वॉल्स। यहाँ आपको फिगर बनी है, लेकिन मैं फिर भी आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा बताता हूँ। अब ये 2 सेल हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ये दोनों सेल आपस में कनेक्टेड है, ज्वाइंट है। जहाँ पर से ये ज्वाइंट है वहाँ पर परफोरेटेड वॉल है, मतलब ऐसी वॉल जिसमें छेद है। तो यहाँ पर ये ऐसे छोटा छोटा छेद है, इसी को हम कह रहे हैं परफोरेटेड वॉल्स, यानी ऐसी वॉल, ऐसी दीवार जिसमें होल्स हैं। तो इसी वॉल से सेल्स आपस में कनेक्टेड है। और ये जो सेल्स हैं वो ट्यूब जैसे हैं, पाइप जैसे हैं। इन्हीं सेल्स को हम सीव ट्यूब कहते हैं। तो ये सेल और उसके नीचे ये सेल, इसी तरह और नीचे ऊपर की तरफ ये जो पूरा सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं, ज्वाइंट है, ये बनाते हैं सीव ट्यूब्स। और ये यहाँ पर देख सकते हो यही परफोरेटेड वॉल है जिसमें छोटे छोटे होल्स दिख रहे होंगे, जिसको हम सीव पोर कहते हैं। दीज सेल्स फॉर्म सीव ट्यूब्स। तो लंबे से ट्यूब जैसे जो सेल्स हैं जो एंड टू एंड ज्वाइंट हैं परफोरेटेड वॉल से, वो बनाते हैं सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सीव ट्यूब्स का काम क्या है? फूड का ट्रांसपोर्ट करना। देखो लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ, फूड बना, फूड बनने के बाद प्लांट के अलग अलग पार्ट तक जाना है, तो कैसे जाएगा? इन्हीं सीव ट्यूब्स के थ्रू जाएगा। द सेलुलर फंक्शंस ऑफ द सीव ट्यूब सेल्स आर रेगुलेटेड बाय कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब के जो सेल्स हैं उनका जो सेलुलर फंक्शन है, मतलब उस सेल का जो फंक्शन है, उसका जो काम है, उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल्स। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? भैया सीव ट्यूब अपना काम करे, कंपेनियन सेल कहाँ है उसका काम कर रहा है? तो देखो बात यह है ना, सीव ट्यूब सेल्स लिविंग तो होते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर होते हैं तो ये अपना न्यूक्लियस लूज कर देते हैं, और न्यूक्लियस ही तो कंट्रोल करता है। तो जिंदा तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, सेलुलर फंक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, कब क्या करना है, कैसे करना है, डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो बाजू में जो कंपेनियन सेल बैठा है वो कहेगा हम कर देते हैं भैया, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो चलो तुम्हारा होमवर्क हम ही कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ होती है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो सीव ट्यूब है ना वो ट्रक है, ट्रक के थ्रू चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी, लेकिन ट्रक अपने आप तो चलेगा नहीं, उसके लिए ड्राइवर चाहिए। तो ड्राइवर है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स। जो कंपेनियन सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स हैं, मतलब ये पैरेन्काइमा का ही मॉडिफाइड वर्जन है। मेन फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स इज टू मॉनिटर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर्स इन सीव ट्यूब। कंपेनियन सेल्स का मेन फंक्शन ये है कि सीव ट्यूब्स के अंदर जो शुगर की लोडिंग और अनलोडिंग होती है, मतलब शुगर जब सीव ट्यूब के अंदर जाता है तो उसको हम कहेंगे शुगर लोड हो रही है उसके अंदर, जैसे ट्रक के अंदर सामान लोड होता है। उसी तरह सीव ट्यूब के अंदर जब शुगर जाती है तो शुगर लोडिंग कहलाती है। जब सीव ट्यूब से शुगर बाहर निकलती है तो उसको अनलोडिंग कहते हैं। तो ये जो सीव ट्यूब्स के अंदर शुगर की लोडिंग और अनलोडिंग है, इसको मॉनिटर कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? कंपेनियन सेल। यही इसका मेन फंक्शन है।
फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल्स एंड रेजेंस, टेनिन्स एंड लेटेक्स। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो फूड मटेरियल को स्टोर करता है। इसी के साथ साथ जो रेजिन है ये एक तरह का स्टिकी सब्सटेंस है जो इंसेक्ट वगैरह को दूर रखता है ताकि वो प्लांट को इन्फेक्ट ना कर पाए। इसी तरह से जो टेनिन्स है ये कड़वा सब्सटेंस है, ये एनिमल्स वगैरह को दूर रखता है, नहीं तो वो प्लांट को खा जाएं। इसी तरह से एक और सब्सटेंस है जिसको हम लेटेक्स कहते हैं। ये एक मिल्क जैसा सब्सटेंस होता है। रबर ट्री के अंदर यही जो लेटेक्स है उसका यूज़ करके नेचुरल रबर बनाया जाता है। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जो फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करता है। द सीव ट्यूब्स आर ऑल्सो सपोर्टेड बाई फ्लोएम फाइबर्स विच आर प्राइमरली स्क्लेरेंकाइमेटस एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अब ये जो सीव ट्यूब्स हैं इनको फ्लोएम फाइबर का भी सपोर्ट मिलता है और ये जो फ्लोएम फाइबर है ये स्क्लेरेंकाइमा जैसे होते हैं, मतलब इनके अंदर स्ट्रेंथ होती है। ये फ्लोएम टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सो फार वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज बेस्ड ऑन दियर फंक्शन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड कंडक्शन। अभी तक हमने डिफरेंट टाइप के प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा और ये जो क्लासिफिकेशन था वो उनके फंक्शन के बेसिस पे था। जैसे प्रोटेक्शन हो गया जो कि एपिडर्मिस करता है, सपोर्ट हो गया, इसमें 3 तरीके का हमने देखा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। फिर कंडक्शन जो भी हमने देखा, जाइलम और फ्लोएम। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई वाटर और मिनरल कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम था कि फ्लोएम था। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा था ना कि कुछ लोग होते हैं ना उनको फोकट का खाना खाना होता है कि भाई फ्री का खाना मिल जाए मेरे को, ठूस के खाएं। और दूसरी बात, पानी तो बहुत बेसिक चीज़ है। अगर कोई प्यासा है तो उसको पानी देना चाहिए। मतलब अगर कोई किसी को पानी नहीं देता तो हम कहेंगे यार बड़ा जालिम आदमी है, बताओ प्यासे को पानी नहीं पिला रहा। पानी तो यार फ्री मिल जाता है या बहुत चीप रेट पे मिल जाता है, तो पानी ना देने वाला जालिम होता है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि जाइलम जालिम, तो जालिम पानी ला, फोकट का खाना ला। तो पी से फोकट का खाना चाहिए, मतलब फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। और जाइलम यानी जालिम पानी ला, कि कितना जालिम आदमी है, तू पानी नहीं दे रहा मेरे को, तो जाइलम जालिम पानी दे, फोकट फ्लोएम फूड। इन अ प्लांट बॉडी दीज टिश्यूज डू नॉट वर्क अलोन। प्लांट बॉडी के अंदर ये जो टिश्यूज हैं वो अकेले अकेले काम नहीं करते। दे आर ऑर्गेनाइज टुगेदर इनटू लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यू सिस्टम्स। ये अपने आप को एक साथ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं एक बड़े ग्रुप के अंदर, जिसको हम कहते हैं टिश्यू सिस्टम्स। प्लांट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 टिश्यू सिस्टम्स। अब जो प्लांट टिश्यूज है ना वो 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जैसा कि आपको फिगर 3.10 में दिया है। तो चलिए फिगर 3.10 देखते हैं, टिश्यू सिस्टम्स इन प्लांट्स। अगर हम लीफ को ऐसे कट करें तो ये अंदर का जो रीजन है यानी जो वर्टिकल सेक्शन है उसको ऑब्जर्व करें तो हमको ऐसा कुछ मिलेगा। लीफ में आप बीच में जानते हो वेन्स जाती है, उसको मिड रिप कहते हैं। ये पूरी जो वेन जा रही है उसको मिड रिप कहते हैं। तो जब लीफ को हम कट करके जो कट वाला पार्ट इसको ऑब्जर्व करेंगे तो बीच में ये यहाँ पर आपको वेन मिलेगी जिसको मिड रिप कहते हैं। इसमें ऊपर की तरफ आप देख सकते हो रेड कलर से जाइलम है और नीचे की तरफ फ्लोएम है। वहीं ये जो बाउंड्री पे टिश्यू प्रेजेंट है वो क्या है, एपिडर्मल टिश्यू है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, तो एकदम बाउंड्री पे प्रेजेंट होगा। फिर अगर स्टेम में हम ऐसे कट कर दें तो यहाँ पर हमको एक ट्रांसफर सेक्शन मिलेगा, उसको मैग्नीफाई करके आपको यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ पर ये बाउंड्री पे तो होगा आपका एपिडर्मल टिश्यू यानी वही एपिडर्मिस। फिर आप देख सकते हो इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये यहाँ पर बीच में लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। इसके एक तरफ फ्लोएम होता है और अंदर की तरफ यानी सेंटर की तरफ जाइलम होता है। तो अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम और बीच में जो इनसे सेपरेटेड है वो है लैटरल मेरिस्टेम। यही चीज़ आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दी है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये थोड़े थोड़े गैप पे एक रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड है। फिर यहाँ पर इस रीजन में और इधर बीच बीच में ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है। तो स्टेम का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखें तो ऐसा कुछ ऑब्जर्व होगा। अब इसी तरह से अगर रूट का ट्रांसफर सेक्शन देखें तो ये ऐसा कुछ हमको ऑब्जर्व होगा कि भाई बाउंड्री पे तो हमारा वही एपिडर्मल टिश्यू हो गया, बीच में रेड कलर का जो प्लस साइन आप देख रहे हो वो जाइलम है और जो ग्रीन कलर वाले स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो है फ्लोएम। अच्छा, जो ऊपर फिगर दी थी उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया, एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो हमने ये देखा था सबसे आउटर मोस्ट वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, उसके जस्ट नीचे आपको कोलेनकाइमा मिलेगा। यहाँ पर कॉर्नर्स पे अनइवनली थिकेंड वॉल होती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, कॉलेज फ्लेक्सिबल, याद आ रहा है कि नहीं। तो ये जो पूरी लेयर है वो कोलेनकाइमा की है। फिर उसके बाद आपको पैरेन्काइमा की लेयर मिलेगी, ये फूड वगैरह स्टोर करते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है यहाँ पर। फिर उसके नीचे आपको स्क्लेरेंकाइमा की लेयर मिलेगी। ये जो कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेंकाइमा है इसको हम ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। ये ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। ग्राउंड टिश्यू एक सेंटर की तरफ भी मिलता है आपको, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी ग्राउंड टिश्यू है। और जो कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेंकाइमा है ये भी ग्राउंड टिश्यू है।
फिर स्क्लेरेंकाइमा के नीचे आपको फ्लोएम मिलेगा, फिर जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया बीच में आपको लैटरल मेरिस्टेम, फिर उसके नीचे आपको जाइलम मिलेगा। हाँ, तो चलिए 3 टाइप्स के जो टिश्यू सिस्टम्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपसे पूछे टाइप्स ऑफ टिश्यूज या टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज तो ऊपर जो भी हमने पढ़ा वो आपको लिखना है, दैट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स, तो इस सिस्टम वर्ड याद रखना। अगर सिस्टम्स पूछ ले तो आपको ये लिखना है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट है इसमें डर्मल टिश्यू सिस्टम। डर्मल मैंने आपको बताया था ना, डर्मा मतलब स्किन होती है, मतलब ये जो टिश्यू सिस्टम है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, स्किन में प्रेजेंट होगा। दिस फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट, ये प्लांट की जो आउटर कवरिंग है उसको फॉर्म करेगा। इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स एंड रिड्यूस वाटर लॉस। अब ये बाहर की तरफ है तो अंदर का जो पार्ट है प्लांट का उसको ये प्रोटेक्ट करेगा, अंदर से पानी बाहर ना निकलने पाए इसको प्रोटेक्ट करेगा, एकदम बाउंड्री पे बैठा हुआ है। फिर आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। दिस फॉर्म्स द मेन बॉडी ऑफ अ प्लांट बिटवीन द डर्मल एंड कंडक्टिंग टिश्यूज। ये प्लांट की जो मेन बॉडी है उसको फॉर्म करते हैं, मतलब डर्मल और कंडक्टिंग टिश्यू इसके बीच वाला जो रीजन है, मतलब इसके बीच में जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। इसके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। मैं फिगर में आपको दिखाता हूँ। ये अभी फिगर मैंने आपको जो दिखाई, ये ऊपर वाली जो लेयर है ये एपिडर्मिस है जो कि डर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका फ्लोएम और फिर लैटरल मेरिस्टेम, फिर उसके नीचे जाइलम। तो ये डर्मल टिश्यू और जो कंडक्टिंग टिश्यू है इसके बीच का जो रीजन है जहाँ पर कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा आपको मिलेगा वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जो कि यहाँ पर आपको मार्क करके दिया हुआ है। फिर थर्ड है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। दिस कंसिस्ट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज। इसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू आता है जैसा कि जाइलम और फ्लोएम हो गया। मीट द साइंटिस्ट। चलिए साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। सिप्रा गुहा मुखर्जी इन कोलैबोरेशन विद S.C. महेश्वरी मेड अ ब्रेक थ्रू डिस्कवरी इन द एरिया ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इन दोनों ने कोलैबोरेट करके आपस में एक साथ काम करके प्लांट टिश्यू कल्चर के एरिया में एक डिस्कवरी की थी। प्लांट टिश्यू कल्चर मतलब प्लांट का एक पार्ट लेके प्लांट को ग्रो कराना। Their research led to the development of a complete plant through anther culture using an artificial nutrient medium under controlled laboratory conditions. इन्होंने क्या किया था, एक कंप्लीट प्लांट को डेवलप किया था। कैसे? एंथर कल्चर करके। प्लांट में एक पार्ट होता है ना एंथर, जहाँ से पॉलन ग्रेन वगैरह रिलीज होते हैं। तो किसी फ्लावर से एंथर को ले लिया, उसको एक आर्टिफिशियली बनाया हुआ एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रख दिया, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो। तो ऐसे सब्सटेंस के अंदर एंथर को डाल दिया और फिर लेबोरेटरी कंडीशंस को कंट्रोल करके, मतलब ऐसी कंडीशन प्रोवाइड की गई जिससे प्लांट ग्रो हो सके। लेकिन ये सारी चीज़ कहाँ हो रही थी, लेबोरेटरी के अंदर हो रही थी कि एक न्यूट्रिएंट प्रिपेयर किया गया, फ्लावर का एंथर लिया गया, उस एंथर को उस न्यूट्रिएंट के अंदर रखा गया, फेवरेबल कंडीशंस बनाई गई और वहाँ से एक कंप्लीट प्लांट को ग्रो कर दिया गया। दिस पायनियरिंग वर्क ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड ब्रॉट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। अब ये जो काम था इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था क्रॉप के इम्प्रूवमेंट में, और जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसमें इसकी वजह से एक अच्छी खासी प्रोग्रेस हो पाई थी। अब यहाँ पर आपको पॉज एंड पॉन्डर दिया हुआ है, तो इन क्वेश्चन को हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली ऐसा करते हैं ना कि एक सिंगल वीडियो के अंदर ये सारे जो पॉज एंड पॉन्डर वाले क्वेश्चन है उसको मैं करा देता हूँ। तो आज का ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और वीडियो को हाइप भी कर दिया करो। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने एक नया चैनल बनाया स्पेशली फॉर क्लास 9th एंड 10th, उसको भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।